स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बेटी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक माँ बाप के जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा होती है। जब वह घर में होती है तो उसकी हंसी से घर गूंज उठता है, लेकिन जब वह शादी के बाद किसी और घर जाती है तो उसके माता पिता के दिल में सिर्फ एक ही दुआ होती है, हे भगवान, हमारी बच्ची हमेशा खुश रहे, उसे कभी किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। लेकिन क्या होगा अगर हमारी एक गलती हमारी बेटी की पूरी जिंदगी को अंधकार में बदल दे? क्या होगा अगर वह घर जहां हमने अपनी बेटी को ब्याहा है उसके लिए सिर्फ दर्द, गरीबी और आंसुओं का घर बन जाए? आज हम आपको बताएंगे कि किन 3 जगहों पर अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं करना चाहिए, वरना आपकी लाडली को जिंदगी भर दुख ही मिलेगा। दोस्तों, जब कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी का फैसला लेते हैं तो वे यही सोचते हैं कि उनका फैसला सही हो, लेकिन कई बार यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला उनकी बेटी की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन जाता है। कितनी ही बार हमने सुना है कि शादी के बाद बेटियां अपने ससुराल में रोती हैं, गरीबी में दिन काटती हैं, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना सहती हैं। क्या कोई भी माता पिता अपनी बेटी के लिए ऐसा जीवन चाहेंगे? लेकिन यह सब कब होता है? जब हम शादी से पहले कुछ जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किन 3 जगहों पर अपनी बेटी का विवाह करने से बचना चाहिए। दर्शक बंधु, एक कथा के माध्यम से हम उन तीनों जगहों को जानेंगे, तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। दर्शक बंधु, कभी कभी कुछ घटनाएं और बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समझ पाना किसी के लिए भी असंभव हो जाता है। ऐसी ही एक अद्भुत और अलौकिक घटना थी रानी काव्या के बारे में। रानी काव्या एक अनुपम सौंदर्य और अपार शक्ति वाली स्त्री थीं, जिनकी सुंदरता और आयु को लेकर असंख्य चमत्कारी कथाएं प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रानी ने काल को अपनी मुट्ठी में समेट लिया है। वह 100 वर्षों की हो चुकी थी, किंतु उनका रूप लावण्य ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे अभी केवल 25 वर्ष की हों। उनकी सुंदरता किसी दैवीय कृपा से कम नहीं लगती थी और लोग इसे लेकर नाना प्रकार की बातें किया करते थे। रानी काव्या एक विशाल और समृद्ध राज्य की अधिष्ठात्री थीं, जिनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। उनकी बुद्धिमत्ता, शक्ति और अनुपम रूप की चर्चा समस्त दिशाओं में होती थी। ऐसा भी कहा जाता था कि उन्हें किसी दिव्य शक्ति का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वे सदियों से अपरिवर्तित रूप से युवती बनी हुई थीं और उन पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उनका तेजस्वी स्वरूप, सौम्य चाल, उनकी आंखों की अद्भुत चमक और चेहरे की ताजगी हर किसी को मोहित कर देती थी। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो उन्हें और भी रहस्यमय और अद्वितीय बनाता था। लोगों का विश्वास था कि रानी की सौंदर्य की रहस्यमयी छवि के पीछे कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। उनके विषय में अनेक प्रकार की कथाएं प्रचलित थीं। कुछ लोग मानते थे कि उनके पास अमृत तुल्य कोई शक्ति है, जिसके कारण वे काल के प्रभाव से मुक्त हैं। उनके राज्य में वे केवल एक शासिका ही नहीं बल्कि एक देवी के रूप में पूजी जाती थीं। किंतु उनकी दिव्यता के साथ साथ उनका जीवन भी एक रहस्य बना हुआ था। उनके पीछे कई राजा और योद्धा थे जो उन्हें पाने के लिए प्रयासरत रहते, परंतु हर किसी के मन में एक ही प्रश्न था, रानी का रहस्य क्या है? रानी काव्या के विवाह को लेकर भी असंख्य कथाएं प्रसिद्ध थीं। ऐसा कहा जाता था कि उन्होंने कई बार विवाह किया, किंतु हर बार उनका पति विवाह के एक ही दिन बाद रहस्यमय रूप से लापता हो जाता था। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। विवाह के पश्चात उनके पतियों का यूं अचानक अदृश्य हो जाना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुका था। लोग इस बात से आशंकित थे कि रानी के पास कोई गूढ़ शक्ति या रहस्य है जो उनके पति को विलुप्त कर देता है, किंतु फिर भी उनकी अनुपम सुंदरता और दिव्यता के कारण हर कोई उनकी ओर आकर्षित हो जाता था। इसी राज्य में एक दिन एक युवा और साहसी राजकुमार का आगमन हुआ। उसका नाम वीर था और वह असाधारण पराक्रमी और निडर था। जब उसने रानी काव्या के सौंदर्य और शक्ति के बारे में सुना तो वह भी आकर्षित हो गया, किंतु उसके मन में एक प्रश्न था, आखिर रानी काव्या के पास ऐसा कौन सा दिव्य रहस्य है जो उन्हें इतना सुंदर और सदा युवा बनाए रखता है? राजकुमार वीर ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगा
और रानी से विवाह करेगा। उसने अपने राज्य के समस्त दायित्वों को त्याग दिया और केवल रानी से मिलने के लिए राजमहल की ओर प्रस्थान किया। राजकुमार ने कई दिनों तक इस विषय में चिंतन किया कि वह रानी से किस प्रकार विवाह का प्रस्ताव रखे। अंततः एक दिन उसने संकल्प किया कि वह रानी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। वह राजमहल पहुंचा और राजसभा में उपस्थित हुआ। जब रानी काव्या ने उसे देखा तो मंद मुस्कान के साथ पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? राजकुमार ने निर्भीकता से उत्तर दिया, रानी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। रानी ने विस्मय के साथ उसे देखा और पूछा, क्यों? तुम मुझे क्यों अपनाना चाहते हो? राजकुमार ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, आपकी अनुपम सुंदरता और अलौकिक शक्ति ने मुझे आकर्षित किया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार सदैव युवा बनी रहती हैं। रानी ने मृदु मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें ध्यात है कि अब तक जितने भी राजकुमार और पराक्रमी योद्धा मुझसे विवाह के लिए आए हैं, वे एक ही रात्रि में अदृश्य हो गए? क्या तुम भी उन्हीं में से एक बनना चाहोगे? राजकुमार ने बिना किसी भय के कहा, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं आपके जीवन के समस्त रहस्यों को स्वीकार करने के लिए तत्पर हूँ। रानी ने पुनः कहा, तुम यह बात पहले भी सुन चुके होगे, किंतु क्या तुम सच में यह जानते हो कि जो लोग इस रहस्य को जानने के लिए आते हैं, वे एक ही रात्रि में अदृश्य हो जाते हैं? राजकुमार अपने निर्णय पर अडिग रहा। वह दृढ़ निश्चय कर चुका था कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। उसने रानी से निवेदन किया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इस विवाह के लिए योग्य हूँ। मुझे आपसे विवाह करना ही है। रानी ने उसकी यह दृढ़ता देखी और गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम इतना ही इच्छुक हो तो हमें विवाह कर लेना चाहिए, किंतु यह मत भूलना कि हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी है। अंततः रानी काव्या और राजकुमार वीर का विवाह संपन्न हुआ। समस्त राज्य में यह विवाह चर्चा का विषय बन गया। सभी यह मान रहे थे कि रानी का यह विवाह भी पूर्व की भांति शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब तक जो भी राजकुमार रानी से विवाह कर चुका था, वह विवाह की प्रथम रात्रि के पश्चात अदृश्य हो जाता था। किंतु इस बार रानी काव्या के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। क्या इस बार भी वही होगा जो सदैव होता आया है, या फिर इस विवाह के बाद कुछ नया घटित होगा? क्या राजकुमार वीर भी रहस्यमय रूप से अदृश्य हो जाएगा? क्या रानी का रहस्य सामने आएगा? यह रहस्य अब और भी गहराता जा रहा था। रानी काव्या और राजकुमार वीर का विवाह राज्य में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन चुका था। पूरा राज्य इस बात को जानने के लिए व्याकुल था कि इस बार क्या होगा। क्या राजकुमार वीर भी एक ही रात में अदृश्य हो जाएगा, जैसा कि पहले भी हुआ था? हर कोई इस रहस्य को समझना चाहता था, लेकिन रानी काव्या के चेहरे पर वही शांत भाव था। उसकी मुस्कान रहस्यमयी थी, मानो उसे सब कुछ पहले से ही ज्ञात हो। विवाह का शुभ अवसर आया और सारा राज्य उस दैवीय घटना का साक्षी बना। विवाह के उपरांत पहली रात का समय निकट आ रहा था। राजमहल के प्रत्येक कक्ष को दिव्यता से सजाया गया था। रानी के कक्ष को विशेष रूप से सुशोभित किया गया था। स्वर्ण जड़ित पर्दे, मुलायम रेशमी वस्त्रों से ढके हुए फर्श, दूर दूर से मंगाए गए सुगंधित पुष्प और मंद दीपों की आभा ने पूरे कक्ष को एक दिव्य आलोक से भर दिया था। लेकिन राजकुमार का मन इस अद्भुत साज सज्जा में नहीं था। उसका ध्यान केवल एक ही बात पर केंद्रित था, रानी काव्या का रहस्य। राजकुमार वीर को यह दृढ़ विश्वास था कि रानी ने अपनी आयु को किसी विशेष शक्ति से रोक रखा है, लेकिन वह जानता था कि यह रहस्य इतना सहज नहीं होगा। रानी काव्या के अस्तित्व में कोई अलौकिक तत्व था, जिसे जानने के लिए उसे अपनी संपूर्ण शक्ति और धैर्य का प्रयोग करना होगा। वह इस सत्य को जानने के लिए हर परीक्षा देने को तत्पर था, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही राजकुमार वीर रानी के कक्ष में प्रविष्ट हुआ, उसने देखा कि रानी पहले से ही बिस्तर पर बैठी थी। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जो मानो किसी दैवीय प्रकाश से प्रकाशित हो रही थी। उनका सौंदर्य पहले से भी अधिक तेजस्वी लग रहा था। उनकी त्वचा इतनी कोमल और उज्जवल थी, मानो स्वयं देवताओं का आशीर्वाद हो। राजकुमार ने यह भी देखा कि कक्ष के एक कोने में एक बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ था, जिसका द्वार खुला था। पिंजरे के भीतर कुछ वस्तुएं रखी थीं, लेकिन रानी का ध्यान उन पर नहीं था। वह शांत भाव से अपने स्थान पर बैठी रही और धीरे धीरे राजकुमार की ओर बढ़ी। रानी मुस्कुराते हुए बोली, तुम घबराए हुए प्रतीत हो रहे हो, क्या तुम्हें भय लग रहा है? राजकुमार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का सा तनाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने निश्चय किया कि वह संपूर्ण रात्रि जागता रहेगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि इस कक्ष में कुछ अदृश्य रहस्य छुपा हुआ है। उसे यह भी झांक था
कि रानी काव्या के पास कोई दैवीय शक्ति है जिसे जानने की उसकी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। रानी ने मधुर स्वर में कहा, तुम भयभीत क्यों हो रहे हो? यह हमारी प्रथम रात्रि है, क्या तुम मेरे साथ समय नहीं व्यतीत करना चाहते? राजकुमार ने धीरे से उत्तर दिया, रानी, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपके केशों में जो पुष्प सुशोभित हैं, वे सदैव ताजे क्यों रहते हैं? इनका क्या रहस्य है? रानी का मुखमंडल अचानक गंभीर हो गया। उनकी आंखों में एक गहरी चमक उभर आई। उन्होंने अपनी दृष्टि राजकुमार से हटा ली और धीरे से कहा, तुमने यह प्रश्न किया है, परंतु इसका उत्तर तुम्हें समय आने पर प्राप्त होगा। राजकुमार ने रानी के बालों में लगे गुलाबों को देखा। उन पुष्पों की पंखुड़ियां अत्यंत सुंदर और ताजगी से परिपूर्ण थीं, मानो अभी अभी खिले हों। वह उन्हें अपलक निहारता रहा। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। क्या यह पुष्प किसी दिव्य शक्ति से जुड़े थे? क्या इन्हीं में रानी के सौंदर्य का रहस्य छुपा था? राजकुमार ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और रानी के बालों में लगे एक पुष्प को छूने का प्रयास किया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पुष्प के समीप पहुंची, रानी ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और दृढ़ स्वर में कहा, इसे मत छुओ। रानी का स्वर सख्त था और राजकुमार को तुरंत यह आभास हो गया कि इन पुष्पों में कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। उसने शीघ्रता से अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। राजकुमार जान चुका था कि उसे इन पुष्पों के बारे में और अधिक जानने की आवश्यकता है। रानी ने राजकुमार की ओर गंभीर दृष्टि डाली, फिर उसके मुख पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम यह समझने का प्रयास कर रहे हो कि क्या ये पुष्प ही हमारे जीवन का रहस्य है? राजकुमार की आंखों में उत्सुकता की चमक थी। उसने धीरे से उत्तर दिया, क्या आप हमें इसका रहस्य बता सकती हैं? रानी काव्या का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने मधुर लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुम इसे पूर्ण रूप से नहीं समझ पाओगे। इन गुलाबों में वह शक्ति है जो किसी भी प्राणी की आयु और ऊर्जा को परिवर्तित कर सकती है। यह पुष्प मुझसे जुड़े हैं और यही कारण है कि मैं सदैव युवा और दिव्य बनी रहती हूँ। राजकुमार चौंक उठा। क्या आप कह रही हैं कि ये पुष्प आपकी आयु को बढ़ाते हैं? रानी ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह केवल एक अंश है। इन पुष्पों का वास्तविक रहस्य तब प्रकट होता है जब उन्हें पूर्ण रूप से अलग कर दिया जाता है। राजकुमार को अब धीरे धीरे समझ आने लगा कि रानी के सौंदर्य का जो रहस्य उन्होंने बताया वह केवल एक हिस्सा था। वास्तव में सत्य कहीं और छिपा था। उसने रानी से धीरे से प्रश्न किया, यदि ये पुष्प पूरी तरह से हटा दिए जाए तो क्या होगा? रानी काव्या की आंखों में एक पल के लिए भय की हल्की झलक दिखाई दी। उन्होंने गंभीरता से कहा, यदि तुम इन पुष्पों को पूरी तरह से हटा दो तो मेरी आयु एक क्षण में बदल जाएगी। मैं वृद्ध हो जाऊंगी और मेरा यौवन लुप्त हो जाएगा। मेरी सुंदरता और युवा स्वरूप केवल इन पुष्पों के कारण ही संभव है। राजकुमार अब पूर्ण रूप से आश्वस्त हो चुका था कि रानी का रहस्य वास्तव में उनके केशों में सुशोभित पुष्पों में समाया हुआ था। लेकिन क्या यही संपूर्ण सत्य था या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा था? जैसे जैसे राजकुमार इस गूढ़ रहस्य को समझने के निकट आता गया, रानी काव्या का व्यक्तित्व और भी रहस्यमय प्रतीत होने लगा। अब तक जितने भी कथा कहानियां उसने सुनी थीं, वे सभी एक नवीन मोड़ पर आ पहुंची थीं। रानी के सौंदर्य और दिव्यता को बनाए रखने का यह कोई साधारण उपाय नहीं था। यह किसी अलौकिक शक्ति का आभास देता था। राजकुमार ने रानी के चेहरे पर भय की हल्की झलक देखी। यह वही रानी थी जो सदैव आत्मविश्वास से भरी रहती थी, किंतु इस समय वे कुछ छिपाने का प्रयास कर रही थीं। जितना वे राजकुमार को समझाने का प्रयास कर रही थीं, वह उतना ही गहरे प्रश्नों में उलझता जा रहा था। अब वह पूर्ण रूप से आश्वस्त था कि रानी की सुंदरता और यौवन का रहस्य केवल इन गुलाबों में नहीं था। कुछ और भी था जो रानी अब तक सबसे छुपा कर रखे हुए थी। आखिर क्या था वह रहस्य जिसे रानी कभी किसी को नहीं बता पाई थी? रानी काव्या के मुख पर एक अनोखी मुस्कान उभरी, मानो वे स्वयं को इस सत्य से पूर्ण रूप से परिचित करा चुकी हों। उन्होंने राजकुमार वीर की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम बहुत जिज्ञासु हो, लेकिन याद रखना, हर रहस्य को जानने की एक कीमत होती है। राजकुमार वीर ने संजीदगी से उत्तर दिया, रानी, मैं इसके लिए तैयार हूँ। यदि मैं आपका रहस्य जानता हूँ तो मुझे इसके परिणाम को सहने के लिए भी तैयार रहना होगा। रानी ने गहरी सांस ली, कुछ क्षणों तक मौन साधा और फिर धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली हूँ, लेकिन याद रखना, एक बार जब तुम इस रहस्य को जान लोगे तो तुम्हारा जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। राजकुमार वीर ने श्रद्धा से सिर झुकाया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। अब वह समझ चुका था
कि यह रहस्य केवल रानी काव्या का नहीं था, बल्कि इसमें पूरे राज्य का भविष्य भी छुपा हुआ था। रानी ने अपने केशों में लगे गुलाब के एक पुष्प को स्पर्श किया और धीरे धीरे उसे निकाल लिया। जैसे ही उसने वह पुष्प हटाया, एक चमत्कारी परिवर्तन होने लगा। रानी की आंखों में एक अद्भुत चमक आई और उनकी दिव्य सुंदरता क्षण भर में लुप्त होने लगी। राजकुमार वीर आश्चर्यचकित रह गया। वह देख रहा था कि रानी अब वृद्ध प्रतीत होने लगी थी। उनकी कोमल त्वचा पर झुर्रियां उभर आईं और उनके चेहरे पर उम्र के चिन्ह स्पष्ट होने लगे। राजकुमार ने चकित होकर पूछा, यह क्या हो रहा है? रानी काव्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यही वह सत्य है जिसे मैं तुमसे अब तक छुपा रही थी। ये गुलाब और इसी तरह के अनेक पुष्प जो मेरे केशों में विराजमान हैं, मेरी आयु को नियंत्रित करते हैं। जब भी मैं एक पुष्प निकालती हूँ, मेरी वास्तविक अवस्था प्रकट होने लगती है। अब राजकुमार को यह समझ आ चुका था कि रानी का रहस्य क्या था। उन्होंने अपने यौवन और सौंदर्य को स्थायी बनाए रखने के लिए इन दिव्य पुष्पों का उपयोग किया था, लेकिन ये पुष्प केवल उनकी सुंदरता का कारण नहीं थे, बल्कि उनके अस्तित्व का भी एक अभिन्न अंग बन चुके थे। राजकुमार ने गंभीर स्वर में पूछा, तो तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारी सुंदरता और यौवन इन पुष्पों पर निर्भर है? रानी काव्या ने सिर झुकाया और धीरे से उत्तर दिया, हाँ, इन पुष्पों के बिना मैं वृद्ध हो जाऊंगी। यदि वे पूर्ण रूप से हटा दिए जाएं, तो मैं अपने वास्तविक रूप में लौट जाऊंगी और फिर कोई भी शक्ति मुझे वापस युवा नहीं बना सकेगी। राजकुमार ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, तो तुम्हारा यौवन सदा के लिए इन गुलाबों से जुड़ा हुआ है? रानी ने मंद स्वर में उत्तर दिया, हाँ, और यही वह रहस्य है जिसे मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जिसे मैंने वर्षों से संभाला है, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक है। उन्होंने आगे कहा, हर बार जब मैं एक पुष्प को हटाती हूँ, मैं कुछ न कुछ खो देती हूँ। मुझे यह भय बना रहता है कि एक दिन जब ये पुष्प पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, तब मैं अपनी वास्तविक अवस्था में लौट आऊंगी और फिर मेरे पास पुनः अपना यौवन पाने का कोई उपाय नहीं होगा। अब राजकुमार वीर पूर्ण रूप से समझ चुका था कि रानी के सौंदर्य और यौवन का रहस्य क्या था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न शेष था। उसने धीरे से पूछा, तो क्या तुम सदैव इन पुष्पों पर निर्भर रहोगी? क्या तुम्हारा जीवन इनके बिना अधूरा रहेगा? रानी ने राजकुमार की ओर देखा और कहा, इन पुष्पों के बिना मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन इनके साथ रहना भी एक कठिन परीक्षा है। मुझे सदा अपनी वास्तविक अवस्था को छुपाकर जीना पड़ता है। यह किसी दंड से कम नहीं है, लेकिन इसे त्यागने का भी मेरे पास कोई मार्ग नहीं है। राजकुमार कुछ क्षण मौन रहा, फिर गंभीरता से पूछा, तुमने कहा था कि हर रहस्य को जानने की एक कीमत होती है, तो इस रहस्य को जानने की मेरी क्या कीमत होगी? रानी काव्या ने गहरी और गंभीर सांस ली और कहा, तुम्हें इस रहस्य को जानने की पूरी कीमत चुकानी होगी। यदि तुम इस सत्य को उजागर करना चाहते हो, तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कभी भी रानी काव्या को वैसे नहीं देख पाओगे जैसा तुमने अब तक देखा है। तुम्हारा जीवन भी एक नए मार्ग की ओर मुड़ सकता है। राजकुमार वीर ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह इस सत्य को जानने के बाद भी रानी के साथ रहेगा, लेकिन क्या वह इस रहस्य को स्वीकार कर सकेगा? क्या वह इस रहस्य से जुड़ी कीमत चुका पाएगा? इन विचारों के साथ राजकुमार ने आगे के मार्ग के विषय में चिंतन करना आरंभ किया। लेकिन रानी का रहस्य केवल राजकुमार के लिए नहीं था। इस रहस्य का प्रभाव समूचे राज्य पर भी पड़ेगा और यह तय करना कि वह इस सत्य को स्वीकार करेगा या इसे छुपाकर रानी से दूर चला जाएगा, अब केवल राजकुमार वीर के हाथ में था। राजकुमार वीर के मन में अब अनेक प्रश्न थे और रानी काव्या का रहस्य उसे पूरी तरह से घेर चुका था। वह जानता था कि इस सत्य को जानने की एक बड़ी कीमत चुकानी होगी, लेकिन फिर भी उसकी जिज्ञासा और रानी काव्या के प्रति उसका स्नेह उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। रानी ने उसे पहले ही सचेत किया था कि यह रहस्य उसके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकता है, लेकिन वीर इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। मैं जानता हूं रानी, राजकुमार ने गंभीरता से कहा, लेकिन अब मुझे यह एहसास हो गया है कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तुम्हारे साथ रहना और तुम्हारे इस रहस्य को जानना है। रानी काव्या की आंखों में एक हल्की सी ज्योति जल उठी, जैसे वह राजकुमार के इस निर्णय को स्वीकार कर रही हो। तुमने अपना मार्ग चुन लिया है वीर, अब तुम्हारे लिए वही राह है जो मैंने स्वयं के लिए चुनी है, लेकिन यह मार्ग सरल नहीं होगा। राजकुमार वीर ने धीरे से सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या तुम मुझे यह विश्वास दिला सकती हो कि ये गुलाब और तुम्हारी सुंदरता सदा बनी रहेगी?
रानी ने गहरी सांस ली और कुछ पल के लिए मौन रहकर विचार किया। फिर उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, इसका कोई निश्चित उत्तर मेरे पास नहीं है वीर। यह शक्ति स्थायी नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इन पुष्पों को संभाल नहीं पाऊंगी और मेरी वास्तविक आयु सबके सामने प्रकट हो जाएगी। तब मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं भी एक साधारण नारी की भांति वृद्ध हो जाऊंगी। राजकुमार ने रानी की बातों को ध्यान पूर्वक सुना, लेकिन मन ही मन उसने एक निश्चय कर लिया था। वह किसी भी स्थिति में रानी काव्या के इस रहस्य का सामना करेगा और समाधान निकालेगा। उसे पूरा विश्वास था कि वह रानी के साथ रहकर इस गूढ़ रहस्य को हल कर सकता है और राज्य को सुरक्षित रख सकता है। अगले कुछ दिनों तक राजकुमार वीर और रानी काव्या की मुलाकातें अधिक होने लगी। वे अधिक समय साथ बिताने लगे और धीरे धीरे राजकुमार ने रानी के अतीत को जानने का प्रयास किया। एक दिन रानी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। यह शक्ति मुझे यूं ही नहीं मिली थी, रानी ने कहा। यह मुझे एक पुरानी तपस्या के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई थी। बहुत वर्षों पूर्व जब मैं युवा थी, मुझे एक रहस्यमयी आर्षी का आशीर्वाद मिला था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी जवानी को अनंत बना सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी आत्मा का एक अंश अर्पण करना होगा। मैंने यह स्वीकार किया और उसके पश्चात मैं सदा के लिए युवा बनी रह सकी। राजकुमार वीर की आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। क्या तुम यह कह रही हो कि तुम्हारी अमृता और यौवन की कीमत तुम्हारी आत्मा का एक अंश है? रानी काव्या ने धीरे से सिर झुकाया और उत्तर दिया, हाँ, वह आर्षी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब तक मैं इन पुष्पों को संभाल कर रखूंगी तब तक मेरी सुंदरता बनी रहेगी। किंतु जब भी मैं इन पुष्पों को बदलती हूँ, मेरी आत्मा और शरीर का एक अंश धीरे धीरे क्षीण होता जाता है और एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुझे अपनी वास्तविक अवस्था को पूर्ण रूप से स्वीकार करना होगा। राजकुमार वीर की आंखों में चिंता स्पष्ट झलकने लगी। अब वह समझ चुका था कि रानी काव्या की सुंदरता और यौवन एक जादुई संधि का परिणाम था और इसे बनाए रखना रानी के लिए एक कठिन तपस्या थी। लेकिन क्या रानी इस तपस्या को जीवन भर निभा सकेंगी? क्या उनका जीवन सदा के लिए इसी सौदे का हिस्सा रहेगा? राजकुमार ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह संधि एक दिन तुम्हारे लिए विपत्ति बन सकती है? रानी काव्या की आंखों में पीड़ा उभर आई, लेकिन उनकी वाणी में वही आत्मविश्वास था जो सदैव रहता था। डर तो मुझे भी लगता है वीर, उन्होंने कहा, लेकिन कभी कभी हमें अपने भाग्य के साथ समझौता करना पड़ता है। मैंने यह संधि की थी और अब इसे निभाना मेरी जिम्मेदारी है। राजकुमार वीर ने देखा कि रानी की आंखों में एक गहरी निराशा थी, किंतु उनके भीतर एक अद्भुत शक्ति भी थी। उनके चेहरे और शरीर पर भले ही दिव्य आभा थी, किंतु उनकी आत्मा में एक गहन संघर्ष चल रहा था। रानी काव्या के इस संघर्ष को समझते हुए राजकुमार ने सोचा कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे रानी को इस जादुई संधि से मुक्त किया जा सके। क्या वह इस रहस्य का हल खोज पाएगा? क्या वह रानी काव्या को यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सकेगा कि वास्तविक सौंदर्य भीतर की आत्मा में निहित होता है, न कि किसी जादुई शक्ति में? राजकुमार वीर ने मन में ठान लिया कि वह किसी भी स्थिति में रानी काव्या की सहायता करेगा। अब वह इस रहस्य से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार था। लेकिन इस रहस्य का समाधान कहाँ था? क्या वह उस आर्षी को खोज पाएगा जिसने रानी को यह शक्ति प्रदान की थी? और यदि वह आर्षी मिल भी गया तो क्या वह रानी को इस शक्ति से मुक्त कर पाएगा? समय तेजी से बीत रहा था और राजकुमार का हृदय बेचैन हो उठा था। एक ओर जहां रानी काव्या का रहस्य और अधिक गहराता जा रहा था, वहीं दूसरी ओर उसे यह अनुभव हो रहा था कि यदि उसने शीघ्र ही कोई उपाय नहीं खोजा तो एक दिन रानी काव्या की यह दिव्य सुंदरता समाप्त हो जाएगी और साथ ही उनका राज्य भी एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ जाएगा। क्या राजकुमार वीर इस रहस्य को सुलझा पाएगा या फिर रानी काव्या का यौवन एक दिन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा? राजकुमार वीर के मन में अब गहरे प्रश्न उठ रहे थे और रानी काव्या के रहस्य को जानने की जिज्ञासा ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। वह समझ चुका था कि रानी काव्या की सुंदरता और यौवन केवल किसी जादू का परिणाम नहीं थे, बल्कि इसके पीछे एक गहरा और रहस्यमयी इतिहास था। रानी की कहानी ने उसे चौंका दिया था, लेकिन अब वह इस रहस्य को हल करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। रानी काव्या के शब्दों में एक छिपा हुआ दुख था जिसे वह अपने हृदय में संजोए हुए जी रही थी। राजकुमार वीर ने सोचा, क्या हम इस शक्ति से उसे मुक्त कर सकते हैं? क्या वह कभी अपने वास्तविक रूप को स्वीकार कर पाएगी? उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था और अब उसकी एकमात्र इच्छा थी
कि वह इस रहस्य से पर्दा हटाए और रानी काव्या को इस बंधन से मुक्त करे। कुछ दिनों तक राजकुमार वीर ने रानी से और अधिक बातें की। उसने यह भी जानने का प्रयास किया कि उस रहस्यमयी आरशी का पता कहाँ मिल सकता है जिसने रानी को यह शक्ति दी थी। रानी काव्या ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि यह मार्ग अत्यंत कठिन होगा, लेकिन राजकुमार की निष्ठा और उसका आत्मविश्वास अब इस रहस्य को उजागर करने के लिए जागृत हो चुका था। रानी काव्या ने बताया कि वह आरशी बहुत पहले एक दूरस्थ जंगल में रहता था। वह केवल एक साधारण संत नहीं था, बल्कि एक अद्भुत शक्ति का स्वामी था, लेकिन उसकी शक्ति को समझने और प्राप्त करने के लिए किसी ने भी अभी तक कोई प्रयास नहीं किया था। राजकुमार वीर ने निश्चय कर लिया था कि वह उस जंगल की यात्रा करेगा और किसी भी कीमत पर उस आरशी से मिलेगा। रानी काव्या ने उसके साहस को देखा और फिर कहा, तुमने जो मार्ग चुना है वह सरल नहीं होगा वीर। उस जंगल में कई भयानक जीव रहते हैं और उस आरशी तक पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन यदि तुमने यह निश्चय कर लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजकुमार वीर ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, रानी, अब मेरा संपूर्ण जीवन इस रहस्य को हल करने में समर्पित है। मुझे विश्वास है कि हम इस शक्ति को समाप्त कर सकते हैं और तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। रानी काव्या की आंखों में गहरी उदासी थी, लेकिन उसने वीर की आंखों में साहस और आत्मविश्वास भी देखा। तो फिर तुम्हें जाना होगा वीर, समय हमारे पास बहुत अधिक नहीं है। जितना शीघ्र तुम उस आरशी तक पहुंचोगे उतना ही अच्छा होगा, रानी ने कहा। राजकुमार वीर ने अपनी यात्रा की तैयारी आरंभ की। उसने अपने घोड़े को सुसज्जित किया और यात्रा के लिए आवश्यक वस्तुएं एकत्र की। रानी काव्या ने भी उसकी सहायता की और उसे कुछ औषधियां और आवश्यक वस्तुएं दी ताकि वह जंगल के खतरों से सुरक्षित रह सके। रानी काव्या ने एक अंतिम बार राजकुमार को देखा और कहा, तुम्हारे बिना इस राज्य का अस्तित्व भी अधूरा रहेगा। तुमसे जुड़ा हर निर्णय मेरे लिए महत्वपूर्ण है। राजकुमार वीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रानी, यह हमारी लड़ाई है और मैं इसे अकेले नहीं लड़ सकता। मैं शीघ्र ही लौटूंगा। अब राजकुमार वीर उस रहस्यमयी जंगल की ओर बढ़ने लगा। मार्ग अत्यंत कठिन था और जंगल में घना अंधकार व्याप्त था। यात्रा के दौरान उसे कई भयानक जंगली जीवों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ता रहा। रात के घने अंधकार में अचानक एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई दी। जंगल में किसी ने उसे पुकारा, तुम यहाँ क्या करने आए हो राजकुमार? यह आवाज गहरी और गूंजदार थी। इसे सुनते ही राजकुमार एक पल के लिए ठिठक गया। वह जानता था कि यह आवाज किसी साधारण मनुष्य की नहीं हो सकती। इस आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी जो आत्मा के भीतर तक स्पंदित हो रही थी। राजकुमार वीर ने अपने मन को स्थिर किया और विनम्रता पूर्वक कहा, मैं उस आरशी से मिलना चाहता हूँ जिसने रानी काव्या को यह शक्ति प्रदान की थी। मुझे उससे मिलना ही होगा। अचानक घने अंधकार से एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुआ। उनका चेहरा अनुभवी और समय के चिन्हों से भरा हुआ था, किंतु उनकी आंखों में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश झलक रहा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम उस आरशी से मिलना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरी परीक्षा देनी होगी। राजकुमार वीर ने श्रद्धा से सिर झुकाया और उत्तर दिया, मैं पूर्णतः तैयार हूँ। मुझे वह ज्ञान चाहिए जिससे मैं रानी काव्या को इस बंधन से मुक्त कर सकूं। वृद्ध पुरुष हल्की मुस्कान के साथ बोले, हर ज्ञान की अपनी कीमत होती है राजकुमार। इस जंगल में जो कुछ भी है वह किसी को सहजता से नहीं मिलता। यदि तुम सच में रानी काव्या की सहायता करना चाहते हो तो तुम्हें अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता दोनों का उपयोग करना होगा। राजकुमार वीर ने अपने हृदय में संकल्प किया और वृद्ध पुरुष से विनम्रता पूर्वक पूछा, कृपया बताइए आपकी परीक्षा क्या है? वृद्ध पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें पहले अपने अंतर्मन में उतरकर यह जानना होगा कि तुम्हारे लिए रानी काव्या का रहस्य क्या है। क्या तुम केवल एक राजकुमार हो जो अपने गौरव और विजय के लिए संघर्ष कर रहा है, या क्या तुम वह व्यक्ति हो जो सच्चे प्रेम और बलिदान के लिए स्वयं को समर्पित करने को तैयार है? राजकुमार वीर कुछ क्षण गहरी सोच में डूब गया और फिर दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं केवल रानी काव्या के लिए नहीं बल्कि इस पूरे राज्य की नियति के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि यह रहस्य केवल रानी को नहीं बल्कि पूरे राज्य को प्रभावित कर रहा है। वृद्ध पुरुष ने राजकुमार की आंखों में गहराई से देखा और फिर संतोष पूर्वक कहा, तुम सच्चे हृदय से प्रेम करने वाले हो। तुम्हारी यात्रा केवल एक जादू को समाप्त करने की नहीं बल्कि एक आत्मा को मुक्त करने की भी है। अब तुम उस आरशी से मिलोगे, किंतु स्मरण रखना वह तुम्हारे सामने सरल नहीं होगा। राजकुमार वीर ने सिर झुकाया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अब राजकुमार वीर की यात्रा अगले चरण में प्रवेश कर चुकी थी।
क्या वह उस आरशी से मिल पाएगा? क्या रानी काव्या का रहस्य सुलझ पाएगा? राजकुमार वीर अब जंगल के गहन और अंधकारमय मार्गों में प्रवेश कर चुका था। वह वृद्ध पुरुष द्वारा दी गई चेतावनी को अपने हृदय में संजोए आगे बढ़ रहा था और उसकी परीक्षा अब प्रारंभ हो चुकी थी। जंगल का प्रत्येक कदम उसे अपने लक्ष्य के निकट ला रहा था, किंतु यह मार्ग आसान नहीं था। वह जानता था कि वह केवल एक जादू का सामना नहीं कर रहा, बल्कि उसे अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर सत्य को खोजना होगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल की हवा का रंग बदलने लगा। चारों ओर अजीब सी ध्वनियां गूंज रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। रात्रि का अंधकार और उसकी गहरी शांति ने उसके भीतर एक विचित्र भय उत्पन्न कर दिया, किंतु वीर ने अपने निश्चय को और अधिक दृढ़ कर लिया। मुझे अपनी भूमिका निभानी होगी और मुझे रानी काव्या के इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। इसी बीच अचानक वह एक विशाल चट्टान से टकराया। वहां एक वृक्ष के नीचे एक छोटा सा जलाशय था, जिसकी शीतल जलधारा चंद्रमा के प्रकाश में झिलमिला रही थी। जलाशय के समीप एक पवित्र मंदिर था, जिसके भीतर दीपक जल रहे थे और वहां एक संत सदृश आरशी खड़े थे। उनकी आंखों में अद्भुत ताजगी और रहस्यमयी दिव्यता थी। राजकुमार वीर ने जैसे ही उन्हें देखा, वे हल्की मुस्कान के साथ बोले, आ ही गए वीर, तुम्हारा लक्ष्य सरल नहीं है, लेकिन अब तुम्हें इसे पूरा करना ही होगा। राजकुमार वीर ने अपनी आंखें तनी हुई और गहरी सोच में डूबी हुई थीं। उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं होगा आरशी, लेकिन मुझे रानी काव्या को उसके जादू से मुक्त करने का तरीका चाहिए। मुझे इस रहस्य को समाप्त करना ही होगा। आरशी ने उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और फिर शांत स्वर में कहा, तुम जानते हो कि रानी काव्या की जवानी केवल एक साधारण जादू नहीं है वीर, यह एक सौदा है और हर सौदे का परिणाम होता है। तुम्हें इसे समझने के लिए तैयार रहना होगा। राजकुमार वीर ने घबराते हुए पूछा, लेकिन क्या हम उसे मुक्त कर सकते हैं? क्या यह संभव है कि रानी काव्या को उसका असली रूप दिखाया जा सके? आरशी ने गहरी सांस ली और कुछ क्षणों तक मौन रखा। फिर उन्होंने कहा, तुम जो कह रहे हो वह अत्यंत कठिन कार्य है। रानी काव्या ने जो सौदा किया था उसकी कीमत तो एक दिन चुकानी ही पड़ेगी, लेकिन इसे समाप्त करने का एक तरीका अवश्य है। यदि तुम इस रहस्य को पूर्ण रूप से समझ सको तो शायद तुम उसे मुक्त कर सको। राजकुमार वीर की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने गंभीर स्वर में पूछा, तो फिर वह तरीका क्या है? आरशी ने राजकुमार की आंखों में गहराई से देखा और फिर धीमे स्वर में कहा, रानी काव्या के इस सौदे का एक गहरा पक्ष है वीर। यह जादू तभी समाप्त हो सकता है जब वह स्वयं अपने हृदय से यह निर्णय करे कि वह अपनी जवानी और सुंदरता को त्यागने के लिए तैयार है। जब वह अपने आत्मा के उस अंश को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार होगी जिसे उसने इस सौदे के बदले खो दिया था, तभी यह जादू समाप्त होगा। राजकुमार वीर के मन में कई प्रश्न उठने लगे, किंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि क्या वे रानी काव्या को इस निर्णय के लिए प्रेरित कर सकते हैं? उसने धीरे से पूछा, तो क्या यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे इस निर्णय के लिए तैयार करें? आरशी ने सिर झुकाया और कहा, हाँ, किंतु यह कार्य केवल तुम ही कर सकते हो वीर। यह केवल तुम्हारे प्रेम और सच्चाई पर निर्भर करता है। तुम ही उसे यह एहसास दिला सकते हो कि उसकी वास्तविक शक्ति उसकी जवानी में नहीं बल्कि उसके हृदय में है। राजकुमार वीर का हृदय तेजी से धड़कने लगा। अब वह समझ चुका था कि रानी काव्या के लिए केवल यह जादू ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि उसका अपना आत्मबल भी उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उसे यह समझाने की आवश्यकता थी कि उसकी सुंदरता ही नहीं बल्कि उसका आंतरिक तेज भी अमूल्य था। मैं रानी काव्या से इस बारे में बात करूंगा, राजकुमार वीर ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। मैं उसे यह विश्वास दिलाऊंगा कि वह केवल एक जादू से बंधी हुई नहीं है, बल्कि वह अपने आप में ही पूर्ण और शक्तिशाली है। आरशी ने सिर हिलाया और कहा, तुमने सही मार्ग चुना है वीर। अब तुम्हें वापस लौटना होगा और रानी से यह बात करनी होगी, किंतु स्मरण रहे, यह मार्ग सरल नहीं होगा। जब रानी काव्या को यह एहसास होगा कि उसने क्या खो दिया है, तो यह केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए एक बड़ा परिवर्तन होगा। राजकुमार वीर ने अपने निश्चय को और भी दृढ़ कर लिया। मैं वापस जाऊंगा, रानी को यह सत्य बताऊंगा और हम मिलकर इस रहस्य का समाधान निकालेंगे। आरशी ने उसे अंतिम आशीर्वाद दिया और विदाई दी। राजकुमार वीर ने जंगल को पीछे छोड़ दिया और उस मार्ग पर चल पड़ा जो उसे पुनः रानी काव्या के पास ले जाने वाला था। वापस राजमहल में रानी काव्या उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसे पहले ही यह आभास हो चुका था कि राजकुमार वीर का सामना आरशी से हुआ है और अब वह जानना चाहती थी कि वीर ने क्या सीखा है। राजकुमार वीर के हृदय की धड़कन तेज हो रही थी।
अब वह रानी काव्या को एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा था जिससे उसका संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो सकता था। क्या रानी काव्या इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? क्या वह अपनी जवानी और सुंदरता के इस मोह से मुक्त होकर अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकेगी? क्या यह रहस्य अंततः सुलझ पाएगा? राजकुमार वीर भारी मन से राजमहल की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में न केवल निश्चय था बल्कि चिंता भी थी। उसे झांक था कि उसे रानी काव्या को एक ऐसा सत्य बताना था जो उसकी पूरी दुनिया को बदल सकता था। राजमहल पहुंचने पर राजकुमार वीर ने देखा कि रानी काव्या अपने शाही कक्ष में बैठी थी। उनका रूप अभी भी उतना ही आकर्षक और दिव्य था जो किसी को भी मोहित कर सकता था, किंतु वीर अब जान चुका था कि उनकी सुंदरता के पीछे एक गहरी वेदना और एक छुपा हुआ सत्य था। वह धीरे धीरे रानी काव्या के पास पहुंचा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। रानी काव्या ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम वापस आ गए। क्या तुमने आरशी से मिलकर कोई समाधान पाया? राजकुमार वीर ने गहरी सांस ली। उसके मन में एक हलचल थी। वह जानता था कि अब वह क्षण आ चुका था जब उसे रानी काव्या को वह सत्य बताना था जो उनके पूरे जीवन को बदल सकता था। उसने अपनी आंखों में श्रद्धा और सच्चाई के साथ रानी की ओर देखा और कहा, रानी काव्या, मुझे उस आरशी से बहुत कुछ सीखने को मिला है और अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारी दिव्यता, सुंदरता और यौवन का रहस्य क्या है। रानी काव्या की आंखों में एक चमक आई, लेकिन उनके मुखमंडल पर एक हल्का संकोच भी था। वे धीरे से बोली, क्या तुम सच में यह जान चुके हो वीर? क्या तुम्हें यह झांत है कि मैं जो कुछ भी हूँ वह केवल किसी साधारण जादू का परिणाम नहीं है? राजकुमार वीर ने धीरे से सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, रानी, तुम्हारी सुंदरता और यौवन केवल किसी साधारण जादू का परिणाम नहीं है। यह एक संकल्प है, एक सौदा जो तुमने अपने हृदय की गहरी इच्छाओं से किया था। रानी काव्या का मुखमंडल बदलने लगा। वे धीरे धीरे अपने स्थान से उठी और राजकुमार के निकट आईं। तो तुम यह कह रहे हो कि यह सौदा एक जादू है? उन्होंने पूछा। क्या तुम्हें लगता है वीर कि मैं स्वयं को इस बंधन से मुक्त कर सकती हूँ? राजकुमार ने उनकी आंखों में गहरे प्रेम और श्रद्धा के साथ देखा और कहा, रानी, वह संकल्प जो तुमने किया था उसने तुम्हारी असली पहचान को तुमसे दूर कर दिया है। तुम्हें अपने यौवन और सौंदर्य के बदले में अद्भुत शक्तियां मिली, लेकिन यह शक्ति केवल तुम्हें अपनी वास्तविकता को भुलाने के लिए विवश कर रही थी। रानी काव्या ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने इस शक्ति को स्वीकार किया था क्योंकि मैं अपने राज्य और अपनी प्रजा के लिए सदा सुंदरी और सशक्त बनना चाहती थी, लेकिन अब मुझे यह अनुभव हो रहा है कि मैंने अपनी असली आत्मा को खो दिया है। राजकुमार ने धीरे से कहा, रानी, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी वास्तविक शक्ति तुम्हारी बाहरी सुंदरता में नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की पवित्रता और शक्ति में है। जिस शक्ति का तुम उपयोग कर रही हो वह तुम्हें भीतर से कमजोर कर रही है। तुम्हें अपने भीतर छिपी वास्तविक शक्ति को पहचानना होगा, तभी तुम इस बंधन से मुक्त हो सकोगी। रानी काव्या की आंखों में अश्रु छलक आए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, क्या तुम सच में यह मानते हो वीर कि मैं यह कर सकती हूँ? क्या मुझे अपने यौवन और सौंदर्य को त्याग देना चाहिए जो मेरे लिए इतने वर्षों से सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं? राजकुमार वीर उनके समीप आया और श्रद्धा से कहा, तुम्हारे भीतर जो सच्ची शक्ति है वह कभी समाप्त नहीं होगी। तुम्हारा यौवन और सौंदर्य केवल एक मोह है। तुम्हारी असली सुंदरता तुम्हारी आत्मा की दिव्यता में है और अब वह समय आ चुका है जब तुम इस बंधन को तोड़ सको। तुम्हारी सच्ची पहचान और शक्ति सबके समक्ष प्रकट हो सकती है। रानी काव्या ने अपने अश्रु पोंछे और धीरे से मुस्कुराई। तुम सही कह रहे हो वीर। अब मुझे यह अनुभव हो रहा है कि मैंने जो चुनाव किया था वह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं था। मैंने अपनी सच्ची पहचान को खो दिया था और अब मुझे पुनः उसे पाने का मार्ग मिल गया है। राजकुमार वीर ने उनकी ओर देखा और कहा, रानी, तुम्हें केवल अपने आत्मबल पर विश्वास रखना होगा। तुम स्वयं को परिवर्तित कर सकती हो और इस बंधन से मुक्त हो सकती हो। रानी काव्या ने श्रद्धा से सिर झुका लिया और फिर धीरे से पूछा, तो क्या मुझे इस शक्ति को समाप्त करने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया करनी होगी? राजकुमार ने उत्तर दिया, हाँ, किंतु इसका पहला चरण यह है कि तुम अपने हृदय से इस परिवर्तन को स्वीकार करो। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। जब तुम इस सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार करोगी तब यह जादू स्वयं टूट जाएगा। रानी काव्या ने गहरी सांस ली और अपने केशों में लगे दिव्य पुष्पों की ओर देखा। वे समझ चुकी थीं कि यह सब उनके आत्मबल और उनके निर्णय पर निर्भर था। उनकी आत्मा को अब इस मोह से मुक्त होने के लिए स्वयं को स्वीकार करने की आवश्यकता थी। मैं तैयार हूँ वीर, रानी काव्या ने श्रद्धा से कहा। मैं अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करना चाहती हूँ।
और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने के लिए यह कदम उठाऊंगी। राजकुमार वीर ने श्रद्धा भरी मुस्कान के साथ रानी काव्या की ओर देखा और कहा, तुमने सही निर्णय लिया है रानी। अब हमें इस राज्य के उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना होगा और तुम्हारे लिए एक नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है। रानी काव्या ने अंतिम बार अपने केशों में लगे गुलाब को देखा, फिर धीरे से उसे निकाल लिया। जैसे ही उन्होंने गुलाब को अपनी उंगलियों से हटाया, उनके शरीर में एक हल्का कंपन उत्पन्न हुआ और उनकी आंखों में एक नई दिव्य ज्योति प्रकट हुई। अब उन्हें झांत हो चुका था कि उनकी वास्तविक शक्ति उनके यौवन में नहीं, बल्कि उनकी आत्मा के तेज में थी। जैसे ही गुलाब उनके हाथों से निकला, एक शीतल पवन महल के कक्ष में प्रवाहित होने लगी। उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत परिवर्तन आया। वे अब पहले से अधिक शांत और संतुलित प्रतीत हो रही थीं। राजकुमार वीर ने देखा कि जैसे कोई चमत्कारी घटना घटित हो रही थी। रानी के चारों ओर का वातावरण अचानक हल्का हो गया था, मानो कोई अदृश्य भार उनके हृदय से उतर चुका हो। वर्षों पुराना वह जादू अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। राजकुमार वीर ने धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो रानी? रानी काव्या ने एक कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ वीर, अब मैं पूर्णतः ठीक हूँ। ये गुलाब केवल एक प्रतीक था। ये मेरी शक्ति का आधार नहीं था, बल्कि यह वही था जिसे मैं वर्षों से स्वयं से छिपा कर रख रही थी। अब मुझे अपनी असली शक्ति का अनुभव हो रहा है। उन्होंने अपना सिर उठाया और महल के बाहर फैली पवित्र रोशनी की ओर देखा। अब मैं समझ चुकी हूँ कि वास्तविक शक्ति केवल यौवन और सौंदर्य में नहीं होती, बल्कि आंतरिक शांति, आत्मविश्वास और सत्यता में निहित होती है। राजकुमार वीर ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने एक बहुत बड़ा और सही निर्णय लिया है रानी। यह कदम केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रानी काव्या ने राजकुमार की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, यह परिवर्तन केवल मेरे लिए नहीं वीर, यह एक शुरुआत है जिसे पूरे राज्य तक पहुंचाना होगा। मैं अब जान चुकी हूं कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरा राज्य और मेरे लोग हैं। मुझे उनका उचित मार्गदर्शन करना है और यही मेरी वास्तविक शक्ति है। राजकुमार वीर ने रानी काव्या के इन शब्दों को ध्यानपूर्वक सुना। उनकी वाणी में एक नई प्रेरणा थी जो संपूर्ण राज्य को एक नई दिशा देने वाली थी। राजकुमार अब समझ चुका था कि रानी का हृदय पहले से कहीं अधिक मजबूत और शुद्ध हो चुका था। वे दोनों महल के आंगन में पहुंचे, जहां रानी के विश्वस्त मंत्रीगण और दरबारी पहले से उपस्थित थे। सभी की आंखों में जिज्ञासा थी। वे जानना चाहते थे कि रानी के भीतर क्या परिवर्तन आया है। रानी काव्या ने सभी को देखा और फिर राजकुमार की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब स्वयं को पूर्ण रूप से जान चुकी हूँ। मुझे यह झांत हो गया है कि जब तक मैं अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान नहीं लूंगी, तब तक मेरे राज्य का भी वास्तविक उत्थान संभव नहीं है। सभी लोग स्तब्ध थे, किंतु उनके मुख पर एक नई आशा और श्रद्धा दिखाई देने लगी। वे समझ रहे थे कि रानी के शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी। रानी ने अपनी आंखें बंद की, फिर अपनी संपूर्ण प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, आज से हम सभी मिलकर इस राज्य में एक नई जागृति लाएंगे। हम केवल बाहरी सौंदर्य और शक्ति के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि अपने हृदय की सच्चाई और आंतरिक शक्ति को पहचानेंगे। उन्होंने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, अब मैं केवल इस राज्य की काव्या नहीं हूँ, बल्कि एक नई काव्या बन चुकी हूँ, जो पूरी तरह से मुक्त है, जो अपने लोगों के साथ खड़ी है और जो अपने राज्य के लिए सच्चे मार्गदर्शन का स्रोत बनेगी। राजकुमार वीर ने रानी काव्या के शब्दों को ध्यानपूर्वक सुना और फिर श्रद्धा से मुस्कुराते हुए कहा, रानी, आज तुमने हमें एक नया दृष्टिकोण दिखाया है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण राज्य के लिए एक नई शुरुआत है। अब हमें सब मिलकर उस दिशा में आगे बढ़ना होगा जो हम सबके लिए सबसे शुभ हो। रानी काव्या ने गहरी सांस ली और प्रेम पूर्वक कहा, मैं जानती हूँ कि यह सरल नहीं होगा, लेकिन यदि हम सब एकजुट होकर प्रयास करें तो यह अवश्य संभव हो सकता है। हमें अपने राज्य की भलाई के लिए सामूहिक रूप से कार्य करना होगा और अपने सच्चे कर्तव्यों का पालन करना होगा। राजकुमार वीर ने रानी की इन पवित्र बातों को सुनकर उनकी ओर देखा और फिर दरबारियों तथा समस्त प्रजा की ओर मुख करते हुए कहा, अब राज्य का भविष्य रानी काव्या के नेतृत्व में सुरक्षित है। हमें उनकी वाणी और उनके संकल्प पर विश्वास रखना होगा। यदि हम सब मिलकर एकजुटता और निष्ठा से कार्य करें तो यह राज्य निश्चित ही उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगा। रानी काव्या ने उपस्थित सभी लोगों की ओर प्रेम से देखा और फिर कहा,
हमें यह समझना होगा कि वास्तविक सुंदरता और शक्ति हमारे भीतर निहित होती है। बाहरी स्वरूप केवल एक भ्रम है। जब तक यह राज्य अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर नहीं चलेगा, तब तक हम किसी भी बाहरी बाधा से स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। सभी लोग अब इस परिवर्तन को स्वीकार कर चुके थे। उनके हृदयों में एक नवीन आशा और विश्वास उत्पन्न हो चुका था। रानी काव्या का यह आंतरिक परिवर्तन केवल उनका व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण राज्य के लिए एक नवीन युग का आरंभ था। राजमहल की भव्य दीवारों में गूंजते शब्द अब केवल शाही आदेश नहीं रह गए थे, बल्कि यह संपूर्ण राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए एक पावन संदेश बन चुके थे। रानी काव्या ने स्वयं को पहचान लिया था और अब वे अपने राज्य को भी एक नई पहचान देने के लिए तत्पर थीं। राजकुमार वीर और रानी काव्या का संबंध अब केवल प्रेम और विश्वास तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक गहरे सहयोग और जिम्मेदारी का प्रतीक बन चुका था। दोनों मिलकर राज्य को उस दिशा में ले जाने के लिए संकल्पबद्ध थे, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी वास्तविक शक्ति को पहचाने और समाज सामूहिक रूप से समृद्धि की ओर बढ़े। क्या रानी काव्या और राजकुमार वीर का यह निर्णय राज्य के भविष्य को एक नई दिशा दे पाएगा? क्या रानी की आत्मिक शक्ति राज्य की वास्तविक समृद्धि का स्रोत बन पाएगी? यह तो केवल समय ही बता सकता था, किंतु एक सत्य निश्चित था। रानी काव्या की यह यात्रा केवल उनके लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण राज्य के लिए एक नए युग का प्रारंभ थी। रानी काव्या का यह निर्णय अब एक वायु की भांति संपूर्ण राज्य में फैल चुका था। उनके विचार, उनकी वाणी और उनका नया दृष्टिकोण न केवल दरबारियों बल्कि समस्त जनता को भी प्रभावित कर रहा था। अब प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव कर रहा था कि यह समय परिवर्तन का है और रानी काव्या का नेतृत्व इस राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूर्णतः सक्षम है। राजमहल में दिन भर चहल पहल बनी रही। दरबारी, मंत्री, सेनापति और राज्य के ज्ञानी पुरुष महल के प्रांगण में एकत्रित हो रहे थे, ताकि वे रानी काव्या के नवीन दृष्टिकोण पर विचार कर सकें। रानी काव्या अब केवल एक रूपवती और शक्तिशाली शासक नहीं थीं, बल्कि वे एक प्रबुद्ध नेता के रूप में स्थापित हो चुकी थीं। राजकुमार वीर ने भी रानी के इस दिव्य दृष्टिकोण को पूर्ण समर्थन दिया था और अब वे इस पवित्र योजना को कार्यान्वित करने में उनकी सहायता करने के लिए तत्पर थे। दोनों ने मिलकर राज्य की समस्याओं और संभावित खतरों पर चर्चा की। उन्होंने योजना बनाई कि किस प्रकार राज्य को एक नए मार्ग पर अग्रसर किया जा सकता है। महल के विशेष सभा कक्ष में एक महत्वपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में रानी काव्या, राजकुमार वीर और राज्य के समस्त उच्च अधिकारी उपस्थित थे। रानी काव्या ने सभा का शुभारंभ करते हुए कहा, हमारा राज्य एक महान इतिहास और संस्कृति का धारक है, किंतु समय के साथ हमने अपने अनेक मूल्यों और सिद्धांतों को भुला दिया है। अब समय आ चुका है कि हम उन सिद्धांतों को पुनः अपनाएं, जो हमें हमारी वास्तविक पहचान प्रदान करते हैं। रानी काव्या ने सभा में बैठे सभी मंत्रियों, दरबारियों और अधिकारियों की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हमारे राज्य की शांति और समृद्धि के लिए अब हमें अपने भीतर के असली सौंदर्य और शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। हमें बाहरी स्वरूप और दिखावे से ऊपर उठकर अपने आत्मविश्वास और आंतरिक सामर्थ्य को विकसित करना होगा। जब तक हम अपनी सच्ची शक्ति को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा राज्य पूर्णता की ओर नहीं बढ़ सकता। राजकुमार वीर ने रानी काव्या के शब्दों का समर्थन करते हुए कहा, राज्य को अब केवल बाहरी सौंदर्य से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति से मापा जाना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि हमारी वास्तविक शक्ति हमारे भीतर ही स्थित है। जब हम इसे पहचान लेंगे और अपने कर्मों में आत्मविश्वास लाएंगे, तब यह राज्य पुनः समृद्धि और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगा। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति रानी काव्या और राजकुमार वीर के इन प्रेरणादायक शब्दों से प्रभावित हुआ। यह एक नई शुरुआत थी और सभी ने यह संकल्प लिया कि वे इस परिवर्तन में पूर्ण रूप से भाग लेंगे। रानी काव्या ने राज्य के लिए एक नई नीति की घोषणा की, आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास का निर्माण करना और प्रत्येक नागरिक को यह समझाना कि असली सुंदरता और शक्ति केवल बाहरी स्वरूप में नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और आत्मिक शांति में निहित है। इसके पश्चात रानी काव्या ने राज्य के लोगों को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए एक महासम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया। यह सम्मेलन पूरे राज्य से लोगों को एकत्रित करने के लिए था, ताकि उन्हें सही दिशा में जागरूक किया जा सके और इस परिवर्तन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
महासम्मेलन की तैयारियां पूरे जोश के साथ प्रारंभ हुईं। महल के प्रत्येक कोने को सुसज्जित किया जा रहा था और संदेशवाहक प्रत्येक गांव और नगर में आमंत्रण देने के लिए भेजे गए थे। राज्य में एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो चुकी थी और लोगों में उत्सुकता थी कि इस महासम्मेलन में क्या नया सीखने को मिलेगा। महासम्मेलन के दिन पूरा राज्य उत्साह और आशा से भरा हुआ था। हजारों नागरिक महल के प्रांगण में एकत्र हुए। उनके मन में प्रश्न भी थे और परिवर्तन की स्वीकृति भी। रानी काव्या ने मंच पर आकर सभी का आशीर्वाद और अभिवादन किया और फिर मधुर वाणी में कहा, मेरे प्रिय राज्यवासियों, आज मैं आपको एक नया दृष्टिकोण देने आई हूँ। अब तक हमने केवल बाहरी सुंदरता और शक्ति को ही महत्व दिया है, लेकिन अब हमें यह समझना आवश्यक है कि असली शक्ति हमारे भीतर स्थित है। जब हम अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शांति को पहचानेंगे, तभी हम अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकेंगे। रानी काव्या के इन शब्दों ने सभी के हृदयों को छू लिया। लोग यह समझने लगे कि रानी अब केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में उनके समक्ष खड़ी थीं। उन्होंने सभी को एक नई दृष्टि प्रदान की, जिससे वे अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित हुए। राज्य के सभी वर्गों, किसानों, व्यापारियों, सैनिकों, महिलाओं, वृद्धों और युवाओं को उन्होंने आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का महत्व समझाया। उन्होंने यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति के भीतर एक अनूठी शक्ति है और यदि वे इसे पहचान लें तो कोई भी बाहरी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। महासम्मेलन समाप्त होने के पश्चात रानी काव्या और राजकुमार वीर अपने कक्ष में लौटे। राजकुमार वीर ने रानी काव्या की ओर देखा और सम्मान पूर्वक कहा, रानी, आपने आज जिस परिवर्तन की शुरुआत की है वह न केवल आपके लिए बल्कि संपूर्ण राज्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। अब हमें एक नई दिशा प्राप्त हो चुकी है और यह राज्य फिर से अपने गौरव को प्राप्त करने की ओर बढ़ चुका है। रानी काव्या ने एक कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह परिवर्तन केवल मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए है। हम सभी मिलकर इस राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। अब यह परिवर्तन केवल रानी काव्या का संकल्प नहीं था, यह संपूर्ण राज्य का संकल्प बन चुका था। रानी काव्या जानती थीं कि यह यात्रा सरल नहीं होगी, किंतु उन्होंने पहला कदम बढ़ा लिया था। अब राज्य के लोग भी इस बदलाव का हिस्सा बन चुके थे। सभी को यह विश्वास था कि रानी काव्या के नेतृत्व में राज्य एक नई दिशा में अग्रसर होगा, जहां हर व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानेगा। रानी काव्या और राजकुमार वीर का दृष्टिकोण अब राज्य की धारा में परिवर्तन ला चुका था। पूरे राज्य में एक नया उत्साह और आशा का संचार हो चुका था। राज्य में परिवर्तन के संकेत स्पष्ट रूप से दिखने लगे थे। किसानों ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से उपज बढ़ानी शुरू कर दी थी। व्यापारी अपने व्यापार में नई नीतियों का पालन कर रहे थे और सैनिकों का मनोबल पहले से अधिक सशक्त हो चुका था। महिलाएं भी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने लगी थीं और समाज में अपनी भूमिका को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगी थीं। रानी काव्या ने अपने इस संदेश को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया था और अब उसका परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे हर बदलाव के साथ चुनौतियां आती हैं, रानी काव्या के सामने भी एक नया संकट खड़ा होने वाला था। राज्य के कुछ पुराने शत्रु जो सदैव रानी की शक्ति और न्यायप्रियता को पसंद नहीं करते थे, अब इस परिवर्तन से घबराने लगे थे। उन्हें भय था कि यदि राज्य के लोग जागरूक हो गए और एकजुट हो गए तो उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और वे अपनी शक्ति खो देंगे। राज्य के पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी शासक राजा विक्रम ने काव्या के इस परिवर्तन को एक खतरे के रूप में देखा। राजा विक्रम, जो अत्यंत चतुर और चालाक शासक था, ने यह योजना बनाई कि किसी भी तरह रानी काव्या के आंतरिक शक्ति और एकता के संदेश को विफल किया जाए। राजा विक्रम ने अपनी सेना को तैयार किया और धीरे धीरे राज्य की सीमाओं को पार करना शुरू कर दिया। राजकुमार वीर और रानी काव्या ने यह जानकारी शीघ्र ही प्राप्त कर ली। रानी काव्या जानती थीं कि यह समस्या केवल युद्ध से नहीं सुलझ सकती। यह केवल बाहरी युद्ध नहीं था, बल्कि राज्य के लोगों के मनोबल और उनकी आंतरिक शक्ति की परीक्षा भी थी। रानी काव्या को यह भली भांति ज्ञात था कि बाहरी शत्रु और शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण राज्य के भीतर लोगों की एकता और आत्मविश्वास को बनाए रखना है। राजकुमार वीर और रानी काव्या ने तत्काल एक विशेष बैठक बुलाई, जिसमें सभी दरबारी और मंत्री गण उपस्थित हुए। मंत्री गोविंद ने चिंतित स्वर में कहा, रानी, यह युद्ध हमें केवल शस्त्रों से नहीं
बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति से जीतना होगा। यदि हमारी प्रजा सशक्त और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगी तो कोई भी बाहरी शत्रु हमारे राज्य की एकता को भंग नहीं कर सकेगा। रानी काव्या ने मंत्रियों की बातों को गंभीरता से सुना और निर्णय लिया कि राज्य में एक नई योजना लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत न केवल सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, बल्कि प्रत्येक नागरिक को भी आत्मरक्षा, धैर्य और एकजुटता की कला सिखाई जाएगी। रानी काव्या ने सभा में सभी को संबोधित करते हुए कहा, हमारे राज्य का वास्तविक बल हमारी बाहरी सेना में नहीं, बल्कि हमारी प्रजा की आंतरिक शक्ति में निहित है। यदि हर नागरिक अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले तो कोई भी बाधा उन्हें पराजित नहीं कर सकती। उन्होंने आगे कहा, हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं यदि हम सभी एकजुट रहें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। यह युद्ध केवल बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की कमजोरी से भी है। रानी काव्या ने सभा में अपने मंत्रियों और प्रजा की ओर देखते हुए कहा, हमारे राज्य की शक्ति केवल बाहरी सुरक्षा में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के आत्मविश्वास और एकता में है। यदि हम स्वयं को पहचान लें तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। राजकुमार वीर ने रानी काव्या के इस पवित्र दृष्टिकोण का पूर्ण समर्थन किया और राज्य के हर हिस्से में यह संदेश फैलाने की योजना बनाई। वीर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे राज्य के प्रत्येक गांव, कस्बे और नगर में जाकर लोगों को आत्मरक्षा, धैर्य और एकता का ज्ञान दें। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में जागरूकता की एक नई लहर दौड़ गई। अब लोग केवल बाहरी सुरक्षा के बारे में ही नहीं सोच रहे थे, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को भी पहचानने लगे थे। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सभी इस पवित्र परिवर्तन का हिस्सा बन गए। रानी काव्या ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य का हर नागरिक यह अनुभव करे कि वह अकेला नहीं है, बल्कि संपूर्ण राज्य के साथ खड़ा है। कुछ समय बाद राजा विक्रम की सेना राज्य की सीमाओं तक आ पहुंची, लेकिन अब रानी काव्या का राज्य पहले जैसा नहीं था। अब राज्य के नागरिक, सैनिक और अधिकारी सभी एकजुट थे और किसी भी आक्रमण का सामना करने के लिए पूर्णतः तैयार थे। राजकुमार वीर ने अपनी सेना को संगठित किया और सीमाओं पर सुरक्षा को और अधिक मजबूत कर दिया। जैसे ही राजा विक्रम की सेना राज्य की सीमाओं तक पहुंची, उन्हें केवल सैनिकों का नहीं, बल्कि पूरे राज्य के नागरिकों के आत्मविश्वास और संकल्प का भी सामना करना पड़ा। लेकिन यह किसी साधारण युद्ध की भांति नहीं था। यह युद्ध केवल बाहरी शत्रु के विरुद्ध नहीं था, बल्कि यह आत्मिक जागरूकता और आत्मविश्वास की परीक्षा भी थी। राजा विक्रम ने देखा कि रानी काव्या का राज्य अटूट संकल्प से भरा हुआ है और कोई भी बाहरी शक्ति उनके आत्मबल को नहीं तोड़ सकती। उसने यह भली भांति समझ लिया कि इस राज्य को हथियारों से जीतना असंभव है, क्योंकि यहाँ के लोग केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी सशक्त हो चुके थे। राजा विक्रम ने अपनी सेना को वापस बुला लिया और राज्य की सीमाओं से बाहर चला गया। ये केवल बाहरी शत्रु पर विजय नहीं थी, बल्कि यह आंतरिक शक्ति, शांति और एकता की सच्ची जीत थी। रानी काव्या और राज्य के लोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि बाहरी शक्ति और युद्ध केवल क्षणिक होते हैं, लेकिन आत्मिक शक्ति और एकता सदैव विजय दिलाती है। रानी काव्या ने एक बार पुनः यह प्रमाणित कर दिया कि वास्तविक शक्ति केवल बाहरी ताकत में नहीं होती, बल्कि वह हमारे भीतर निहित होती है। राज्य के नागरिकों ने अपने आत्मविश्वास और सामूहिक शक्ति से यह युद्ध जीता था। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि राज्य के इतिहास में एक नए युग का आरंभ था। एक ऐसा युग जहां हर व्यक्ति ने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था। राज्य में शांति का प्रकाश पुनः फैल गया और रानी काव्या ने यह सुनिश्चित किया कि अब से हर नागरिक अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाने और उसे बढ़ाने का प्रयास करे। राज्य अब केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि और आत्मबल से भी सशक्त बन चुका था। राजा विक्रम की हार के बाद रानी काव्या का राज्य स्थिरता और विकास की ओर अग्रसर हो चुका था। उन्होंने न केवल बाहरी शत्रु को पराजित किया, बल्कि अपने राज्य के नागरिकों को यह एहसास भी कराया कि उनकी असली शक्ति केवल शस्त्रों में नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और धैर्य में निहित है। यह समय राज्य के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत थी। हर व्यक्ति ने अपने भीतर छिपी सच्ची शक्ति और सामर्थ्य को पहचान लिया था। लेकिन रानी काव्या जानती थीं कि शांति कभी स्थायी नहीं रहती। राज्य में फैली स्थिरता शायद एक क्षणिक विश्राम थी, क्योंकि बहुत से रहस्य अभी भी अनसुलझे थे। रानी काव्या का हृदय अब एक और उद्देश्य के लिए समर्पित था।
अपने रहस्यमय जीवन और दीर्घायु के रहस्य को सबके सामने प्रकट करने का। राजमहल के दिव्य वातावरण में एक दिन रानी काव्या और राजकुमार वीर पुनः मिले। रानी काव्या के मुख पर गंभीरता की छाया थी। राजकुमार वीर समझ गए कि रानी कोई महत्वपूर्ण बात कहने वाली है। राजकुमार वीर, रानी काव्या ने गहरे स्वर में कहा, हमने अपने राज्य को बाहरी शत्रुओं से सुरक्षित कर लिया है, लेकिन अभी भी कई गहरे रहस्य हैं जिनका हमें सामना करना है। राजकुमार वीर ने ध्यानपूर्वक उनकी ओर देखा और पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं रानी काव्या ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे मेरी सुंदरता और युवा अवस्था का रहस्य ज्ञात है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक अज्ञात शक्ति का परिणाम है। राजकुमार वीर का चेहरा चिंताग्रस्त हो गया। आप क्या कह रही हैं रानी काव्या ने धीरे से कहा, यह गुलाब जो मेरे केशों में सदैव रहता है, मेरी आयु और जीवन शक्ति को नियंत्रित करता है। यह केवल एक साधारण पुष्प नहीं बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी तत्व है। राजकुमार वीर स्तब्ध रह गए। तो क्या आप यह कह रही हैं कि इसी गुलाब के कारण ही आप सदैव युवा बनी रहती हैं? हाँ, रानी काव्या ने उत्तर दिया। हर गुलाब में मेरी आयु का एक अंश समाहित है। जब तक ये पुष्प मेरे केशों में होते हैं, मेरी उम्र और शक्ति स्थिर रहती है। लेकिन यदि ये फूल मुझसे अलग कर दिए जाए तो मैं शीघ्र ही वृद्ध और कमजोर हो जाऊंगी। यह एक शक्ति का परिणाम है जिसे मैंने कभी चाहा नहीं था, लेकिन इसे रोकने का कोई उपाय मुझे ज्ञात नहीं है। राजकुमार वीर के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। तो इसका अर्थ यह है कि आप सदैव से ही इस सत्य को जानती थीं कि आप एक असामान्य आयु प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन आपने कभी इसका विरोध क्यों नहीं किया? रानी काव्या की आंखों में एक अद्भुत चमक दिखाई दी और उन्होंने कहा, शायद मुझे कभी इसे रोकने की शक्ति नहीं मिली और शायद मैंने इसे पूरी तरह से रोकने का प्रयास भी नहीं किया। जब मैंने पहली बार इस शक्ति के बारे में सुना तो मैंने इसे एक वरदान समझा था, लेकिन अब मैं इसे एक बंधन मानती हूँ। रानी काव्या ने गहरी सांस ली और कहा, अब समय आ गया है कि इस रहस्य का अंत किया जाए। मुझे नहीं चाहिए कि कोई और मेरे जैसी पीड़ा को झेले। इस गुलाब को नष्ट करना ही मेरा संकल्प है, लेकिन इसके लिए मुझे एक महान बलिदान देना होगा। राजकुमार वीर ने उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुना और श्रद्धा से कहा, रानी, यदि आपको यह गुलाब नष्ट करना है तो मैं सदैव आपके साथ हूँ। हम दोनों मिलकर इस शक्ति को समाप्त करेंगे। रानी काव्या ने वीर के हाथों को थामते हुए कहा, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति रहा है। मुझे ज्ञात है कि यह राह कठिन होगी, लेकिन तुम्हारे साथ होने से मैं निश्चय पूर्वक इस जादू को समाप्त कर सकती हूँ। राजकुमार वीर ने उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय देखा और उन्हें भरोसा दिलाया कि यह यात्रा वे साथ पूरी करेंगे। दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे उस रहस्यमय गुलाब को नष्ट करेंगे ताकि रानी काव्या अपने वास्तविक स्वरूप में लौट सके और एक सामान्य जीवन जी सके। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं था। गुलाब के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उन्हें एक प्राचीन मंदिर की यात्रा करनी थी जो एक रहस्यमयी स्थान था। यह मंदिर एक पवित्र और शक्तिशाली स्थल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां से बहुत कम लोग जीवित लौट पाए थे। रानी काव्या और राजकुमार वीर ने इस यात्रा की पूरी तैयारी की। सबसे पहले राज्य के विद्वानों, ऋषियों और अनुभवी जादूगरों से परामर्श लिया। विद्वानों ने बताया, यह मंदिर केवल उन्हीं को मार्ग दिखाता है जिनके हृदय में सच्चाई और साहस होता है। यह एक कठिन परीक्षा होगी, लेकिन यदि आपके संकल्प में दृढ़ता है तो आप इसे पार कर लेंगे। रानी काव्या ने कहा, इस जादू को समाप्त करना हमारा कर्तव्य है। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, हमें इस राह पर अडिग रहना होगा। राजकुमार वीर ने उनका हाथ थामते हुए कहा, आप अकेली नहीं हैं रानी, मैं सदैव आपके साथ हूँ और हम मिलकर इस रहस्य का अंत करेंगे। अब उनकी यात्रा आरंभ हो चुकी थी। यह केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उनके संकल्प, विश्वास और आत्मबल की परीक्षा भी थी। रास्ता कठिन और रहस्यमयी था, लेकिन वे जानते थे कि यह यात्रा केवल बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति और संकल्प से पूरी होगी। जिस प्राचीन मंदिर तक उन्हें पहुंचना था वह केवल किंवदंतियों और कथाओं में सुना गया था। कोई भी वहां जाने का साहस नहीं करता था। जो गए वे कभी लौट कर नहीं आए। रानी काव्या और राजकुमार वीर ने इस कठिन यात्रा के लिए अपने राज्य के सबसे विश्वसनीय योद्धाओं और विद्वानों को अपने साथ लिया। उनके साथ एक खगोलविद, एक जादूगर और एक पुरातत्वविद भी थे जो इस मंदिर के रहस्यों को समझ सकते थे। रानी काव्या ने अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहा, याद रखो, यह यात्रा केवल शारीरिक बल से पूरी नहीं होगी, यह हमारी आत्मिक दृढ़ता और शुद्ध हृदय की परीक्षा भी होगी।
राजकुमार वीर ने अपने योद्धाओं से कहा, हम किसी भी कठिनाई से भयभीत नहीं होंगे। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। अब उनका काफिला इस यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता घना और दुर्गम था, लेकिन उनका विश्वास और संकल्प उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। रास्ते में कई खतरनाक जंगली जीवों का सामना हुआ, लेकिन सभी ने एकजुट होकर उन पर विजय प्राप्त की। अब उनके हृदय में यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि यह यात्रा केवल एक महल से दूसरे महल तक की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उनके आत्मबल, संयम और विश्वास की भी परीक्षा थी। कई दिन बीत गए और वे अंततः एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जिसे मृत्यु का वन कहा जाता था। ये जंगल इतना घना और भयावह था कि वहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं। रास्ते में उन्होंने प्राचीन पत्थरों पर उकेरी गई अजीब आकृतियां और संकेत देखे, जो इस स्थान के रहस्यों की ओर संकेत कर रहे थे। खगोलविद ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, यह जंगल एक परीक्षा की तरह है। जो इसे पार करेगा वही मंदिर तक पहुंचेगा, लेकिन इस मार्ग में कई भ्रम हैं जो पथिक को भटका सकते हैं। रानी काव्या ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और फिर श्रद्धा से कहा, यदि हम सभी एकजुट होकर इस पथ पर आगे बढ़ें, तो यह जंगल भी हमारी परीक्षा को पार करने का मार्ग देगा। हम केवल भटकने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपने संकल्प और सत्य के बल पर इस कठिनाई को पार करेंगे। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी अचानक ठंडी हवाएं चलने लगतीं, कभी अनजानी आवाजें गूंजने लगतीं, तो कभी ऐसा प्रतीत होता जैसे कोई छायामयी आकृति उनका पीछा कर रही हो। लेकिन रानी काव्या ने अपने संकल्प और श्रद्धा को दृढ़ रखा और अपने साथियों को निर्भय होकर आगे बढ़ने का संकेत दिया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे उस प्राचीन मंदिर तक पहुंच गए, जिसे काल मंदिर कहा जाता था। मंदिर अत्यंत प्राचीन और उपेक्षित था। उसकी दीवारों पर अज्ञात प्रतीक और रहस्यमयी मूर्तियां उकेरी गई थीं। ये मंदिर एक गहरी गुफा में स्थित था और इसका प्रवेश मार्ग केवल उन्हीं को दिखाई देता था जिनके हृदय में शुद्धता और उद्देश्य की सत्यता थी। रानी काव्या ने कहा, हम यहाँ तक आ पहुंचे हैं, लेकिन हमारी असली परीक्षा प्रारंभ होती है। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए केवल शारीरिक बल ही नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता भी आवश्यक है। राजकुमार वीर ने श्रद्धा से कहा, हम तैयार हैं रानी, हम आपके साथ हैं। गुफा में प्रवेश करते ही अंधकार और शीतलता ने उनका स्वागत किया। यह स्थान अत्यंत प्राचीन और रहस्यमय था। दीवारों पर चमकती हुई रहस्यमयी रेखाएं उभरने लगीं। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हर कदम के साथ एक नया रहस्य उनके समक्ष प्रकट हो रहा था। आगे बढ़ते हुए वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे, जहां एक प्राचीन वेदी थी। वेदी के पास एक रहस्यमयी गुलाब रखा हुआ था, जो अत्यंत तेजी से प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। यही वह गुलाब था जो रानी काव्या के जीवन का अभिन्न अंग था और जिसे नष्ट करना उनका संकल्प था। रानी काव्या ने गहरे स्वर में कहा, यही वह गुलाब है, यही वह रहस्य है जिसने मेरे जीवन को अनंत बना दिया। लेकिन इसे नष्ट करना साधारण कार्य नहीं है। यहाँ से पहले कोई वापस नहीं लौटा, क्योंकि यह परीक्षा केवल बल की नहीं, बल्कि समर्पण और आत्मा की शक्ति की भी है। महान जादूगर ने कहा, इस गुलाब को नष्ट करने के लिए हमें एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण करना होगा, जिसे केवल वे ही कह सकते हैं जिनके हृदय में सत्य, श्रद्धा और साहस होता है। रानी काव्या ने मंत्र को ध्यान पूर्वक सुना और संकल्प पूर्वक उसका उच्चारण करने लगी। जैसे ही उन्होंने पहला मंत्र बोला, गुलाब की चमक और भी बढ़ गई और एक जबरदस्त ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। राजकुमार वीर घबराकर बोले, रानी, यह संभव नहीं। यह गुलाब आपकी आत्मिक शक्ति का ही एक अंश है, यह नष्ट नहीं होगा। लेकिन रानी काव्या ने पूर्ण श्रद्धा और निश्चय से मंत्र का उच्चारण जारी रखा। उनकी आवाज में एक दिव्य शक्ति थी जो धीरे धीरे गुलाब को नष्ट करने लगी। गुलाब की चमक मध्यम पड़ने लगी और उसके भीतर का जादू धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अचानक एक तेज प्रकाश फूटा और देखते ही देखते गुलाब मिट्टी में बदल गया। यह वह क्षण था जब रानी काव्या ने अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समाप्त कर दिया था। उनका युवा स्वरूप अब पहले जैसा नहीं रहेगा और उनकी आयु अब पुनः बढ़ने लगेगी। लेकिन उन्होंने अपने भीतर से सभी जादू और अज्ञात शक्तियों का त्याग कर दिया था। अब वह एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन जीने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र थीं। रानी काव्या ने राजकुमार वीर की ओर देखा और उनके चेहरे पर संतोष और शांति की अद्भुत आभा थी। यह यात्रा अब समाप्त हो गई है, उन्होंने श्रद्धापूर्वक कहा। अब मैं वास्तविक जीवन जी सकती हूँ।
रानी काव्या ने अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समाप्त कर दिया था। अब वे न किसी जादू के प्रभाव में थीं, न किसी रहस्य में उलझी हुई थीं, लेकिन जो बलिदान उन्होंने दिया वह केवल उनके लिए नहीं बल्कि उनके राज्य और लोगों के लिए भी एक नई शुरुआत थी। जैसे ही गुलाब का जादू समाप्त हुआ, रानी काव्या ने महसूस किया कि उनकी त्वचा पर हल्की झुर्रियां उभर आई हैं। उनकी आंखों में थकावट थी, लेकिन चेहरा शांति और संतोष से दमक रहा था। अब उनका शरीर उसी अवस्था में आ चुका था जहां उन्हें अपनी वास्तविक आयु का अनुभव हो रहा था। उन्होंने अपने रहस्यमयी और जादू से भरे जीवन को पीछे छोड़ दिया था और अब एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रही थीं। राजकुमार वीर ने श्रद्धा से कहा, रानी, आपने जो किया है वह केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए अमूल्य है। अब हम सभी आपको एक नए स्वरूप में देखेंगे, एक साधारण मनुष्य की भांति, लेकिन आपकी महानता सदैव अमर रहेगी। रानी काव्या मुस्कुराई और कहा, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानना आवश्यक होता है। मैंने अपने जीवन के रहस्यों को स्वीकार करने की अपेक्षा आज अपनी सच्चाई को अपनाने का निर्णय लिया है। अब मैं अपनी वास्तविकता को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्वीकार करती हूँ। रानी काव्या और राजकुमार वीर ने मिलकर राज्य में एक नए युग की शुरुआत की। रानी ने अपने जीवन को अब पूरी तरह से जनता के साथ समर्पित कर दिया। उन्होंने केवल बाहरी शत्रुओं से ही नहीं बल्कि आंतरिक अज्ञानता और भय से भी संघर्ष किया। उन्होंने यह समझा कि सबसे बड़ी शक्ति न तो किसी जादू में है, न किसी रहस्य में, बल्कि प्रेम, सहयोग और सत्य में है। रानी काव्या ने अपने लोगों को सिखाया कि वास्तविक शक्ति बाहरी चमत्कारों में नहीं बल्कि हमारे भीतर के साहस, विश्वास और सच्चाई में निहित है। उनके शासनकाल में हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त हुआ। समय के साथ रानी काव्या वृद्ध हो गईं, लेकिन उनकी आंखों में वही आत्मविश्वास और शांति बनी रही। अब वे एक साधारण जीवन जी रही थीं, लेकिन पहले से कहीं अधिक संतुष्ट और शांत थीं। राज्य के लोग उन्हें केवल एक रानी के रूप में नहीं बल्कि प्रेम, ज्ञान और आत्मबल की प्रतीक के रूप में देखते थे। उनकी कहानी सदियों तक जीवित रही। उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया कि सच्ची शक्ति जादू या किसी रहस्य में नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सच्चे कर्मों में होती है। और इस प्रकार एक अद्भुत यात्रा समाप्त हुई, लेकिन उनकी सीख और प्रेरणा अमर हो गई। दर्शक बंधु, कथा अभी यही खत्म नहीं होती। अभी हम उन 3 जगहों को जानेंगे जहां अपनी बेटियों का विवाह नहीं करना चाहिए। पहला स्थान, जहां लड़के का स्वभाव क्रोधी और लापरवाह हो। आपने सुना होगा कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, लेकिन जब यह क्रोध पति के स्वभाव में ही बस जाए तो एक पत्नी की जिंदगी नर्क बन जाती है। अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे परिवार में तय कर रहे हैं जहां लड़का छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है या उसका धैर्य बिल्कुल भी नहीं है, तो सोचिए आपकी बेटी की जिंदगी कैसी होगी। एक गुस्सैल इंसान ना खुद खुश रह सकता है और ना किसी और को खुश रख सकता है। ऐसे घर में शादी करने से आपकी बेटी हमेशा तनाव, डर और दर्द में ही रहेगी। दूसरा स्थान, जहां परिवार में महिलाओं की इज्जत न हो। एक बेटी जब शादी करके ससुराल जाती है तो वह एक नए घर में जाती है। अगर उस घर में उसकी कोई इज्जत ही नहीं, अगर वहां औरतों को दबाकर रखा जाता है, उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती, तो वहां बेटी का क्या होगा। कई बार माता पिता ये सोचते हैं कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जहां महिलाओं को सिर्फ बोझ समझा जाता है, वहां बेटी के खुश रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसे परिवारों में बहू से सिर्फ घर के काम करवाए जाते हैं, उसे बोलने का हक नहीं दिया जाता, उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं होता। क्या आप अपनी बेटी को ऐसी जिंदगी देना चाहेंगे? तीसरा स्थान, जहां लालच और दहेज की मानसिकता हो। दहेज समाज का वो कलंक जो आज भी लाखों बेटियों की खुशियों को निगल रहा है। अगर किसी लड़के या उसके परिवार को दहेज में ज्यादा रुचि है, अगर वे पैसों की मांग कर रहे हैं या यह सोचते हैं कि लड़की सिर्फ धन संपत्ति लाने के लिए है, तो वहां अपनी बेटी की शादी करना उसकी खुशियों को जलाने जैसा होगा। दहेज मांगने वाले परिवार में बेटी सिर्फ पैसों का जरिया बनकर रह जाती है। उन्हें बेटी के सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ऐसे घर में आपकी बेटी को सम्मान मिलेगा? हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करें जहां उसे प्यार, सम्मान और खुशहाल जीवन मिले। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। अगर आपको हमारी बात सही लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर माता पिता सतर्क रहें और अपनी बेटी को दुखों से बचा सकें। कमेंट में हमें बताइए
कि आपको यह जानकारी कैसी लगी और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे